तीसरी बात क्या है, थिन है। इस सरफेस को पतला होना चाहिए। कितना पतला होना चाहिए? अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो इनको पतला होना चाहिए लेस देन 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से छोटी सरफेस होनी चाहिए। किससे? 1 मिलीमीटर से। अब समझ आ रही है कि ये जो हमारे पास नीमोसाइट्स टाइप 1 थे ये इलोंगेटेड क्यों हो रहे थे, ये लंबे क्यों, खींच क्यों रहे थे? मतलब एक सेल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस सेल ने ऐसे क्यों हुआ, ये सेल ऐसे क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसका देखो अगर डायमीटर, तो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर देखें तो डायमीटर क्या है, कम है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए ये जो हमारे पास नीमोसाइट्स टाइप 1 है ये इलोंगेटेड हुए, लंबे हुए। तो लंबे होने की वजह से क्या है कि जो अब जो बीच हमारे पास फासला है, जो थिकनेस है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। वो क्या है हमारे पास? लेस देन 1 मिलीमीटर है। तो लेस देन 1 मिलीमीटर बनाने के लिए कुदरत ने क्या किया कि जो हमारे पास नीमोसाइट्स टाइप 1 है उनको इलोंगेटेड फॉर्म में कर दिया। उससे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन हो गया, वो पतला हो गया, लेस देन 1 मिलीमीटर हो गया। इस वजह से हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। पहली क्या हुई? परमिएबल। दूसरी क्या हुई? मॉइस्ट। तीसरी थिन। तीसरी क्या हुई? थिन। चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, गुड ब्लड सप्लाई। क्या हमारे पास है? गुड ब्लड सप्लाई। अब मुझे बताओ, ये देखो हर एल्वुलस को ब्लड वेसल्स ने घेरे हुए होता है। फ्रूट की दुकान में जाओ, वहां पे बहुत सारे फ्रूट आपको एक जाली के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब एक जाली होगी और उसके गिर्द काफी सारे सेब या कुछ भी चीजें जो है वो गिराई होंगी। किसी ना किसी फ्रूट शॉप पे जो अमूमन ये चीज मिल जाती है, देख लेना उस चीज को। तो वो भी बेसिकली क्या है, उसको अगर हम गौर से देखते हैं तो हर हमारे पास फ्रूट को जाली के उस सिस्टम ने घेरे हुए होता है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी ये गुच्छा है, इस गुच्छे में हर एल्वुलस के गिर्द ब्लड सप्लाई है। क्या है हमारे पास? हर एल्वुलस के गिर्द ब्लड सप्लाई। और फिर से बता रहा हूं क्यों ब्लड सप्लाई जरूरी है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं वो होते ही ब्लड के थ्रू हैं। हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा होता है, इस खून में ही हमारे पास बेसिकली जो गैसेस हैं वो सप्लाई हो रही होती है। ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में फैल रहा होता है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से कलेक्ट होकर बाहर निकल रहा होता है। ये सारा काम ब्लड के थ्रू हो रहा होता है। तो जब वो सारा काम ब्लड के थ्रू होता है और आपकी ब्लड सप्लाई ही सही ना हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का खाक होगी। ठीक हो गया? तो इस वजह से चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि सप्लाई ऑफ ब्लड आपकी गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी उसी लिहाज से गैसेस एक्सचेंज भी इस लिहाज से ज्यादा होंगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या हुई? गुड ब्लड सप्लाई। ये बात भी समझ आ गई। चौथी पे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है लार्ज सरफेस एरिया। क्या हमारे पास है? लार्ज सरफेस एरिया। मैं अभी अगर थोड़ा सा हम इसको गौर करते हैं तो हम कहते हैं कि अब देखो बहुत बड़ा कमरा है और उसमें छोटी सी तुम लोगों ने खिड़की बनाई है, तो उससे हवा ज्यादा आएगी, या बहुत बड़ी खिड़की बनाओ तो उससे हवा ज्यादा आएगी? लाजमी बात है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें ही हवा ज्यादा आएगी, वहां पे वेंटिलेशन मैकेनिज्म इजी होगा, गैसेस के जो एक्सचेंज है वो ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो अब क्या है, बिलफर्ज हमारे अंदर एल्वोलाई ना होते, क्या है, हमारे अंदर एल्वोलाई ना होते, बस सिर्फ लंग्स होते, लंग्स ही हमारे पास क्या होते हैं कि वो सिस्टम होते, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस होते। तो अब लंग्स जो है वो बिलफर्ज मैं यहां पे इस तरह के बना देता हूं। ये एक इस तरह का बहुत बड़ा एक पूरा हमने फेफड़ा बना लिया। अब इसमें जितनी भी गैसेस आएंगी, मैक्सिमम बहुत गैसेस आ भी रही, सारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ये लंग है। क्या है हमारे पास? ये लंग है। लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, एल्वोलाई का सरफेस एरिया जो है ओवरऑल ज्यादा होगा। वो कैसे? ये पूरे लंग है बिलफर्ज, ये सारा इसका सरफेस एरिया है। क्या है इसका? ये मतलब ये हर जगह से एक्सचेंज हो सकते हैं, ये सारा इसका सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया को मैं बना देता हूं बिलफर्ज, इसको अगर मैं खोलता हूं तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इतना ही होगा ना। इसको मैं खोल लेता हूं, अगर इसको मैं मतलब इतना धागा लूं, उसको बना लूं तो इतना गोल बन जाएगा। मैं एक सरफेस एरिया के जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, ये इतना हो जाता है बिलफर्ज। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं छोटे छोटे से एल्वोलाई बना देता हूं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बना देता हूं ऐसे, ये ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये भी सारे का सारा क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये भी सारे के सारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये सारा भी कर सकते हैं, ये भी सारा कर सकते हैं, ये भी सारा कर सकते हैं। अब ओवरऑल सरफेस एरिया देखो, सिर्फ इनका देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूं तो ये इतना तो बन जाएगा,
क्या है, इतना तो बन जाएगा ना। मैं पहले वाले को खोलता हूं, इतना बन गया, ठीक है। दूसरे वाले को खोलता हूं, इतना बन गया। तीसरे वाले को खोलता हूं, इतना बन गया। चौथे वाले को खोलता हूं, इतना बन गया। पांचवें वाले को खोलता हूं, इतना बन गया। इधर एक और बना देता हूं ऐसे, ठीक है। अगलों को खोल देता हूं, इतना बन गया। उससे अगले को खोलूंगा, इतना बन गया। अब इसी के अंदर और बना देता हूं, ठीक है। अब उसको खोलूंगा, इतना बन गया। उसको खोलूंगा, इतना बन गया। उसको खोलूंगा, इतना बन गया। और बना देता हूं। वॉल्यूम उतना ही है, लंग्स के अंदर ही सारा काम है। उसको खोलूंगा, इतना बन गया। उसको खोलूंगा, इतना बन गया। उसको खोलूंगा, इतना बन गया। समझ आ रही है कि अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो उसका सरफेस एरिया इतना इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाए और वो हर एक छोटा स्ट्रक्चर जब रेस्पिरेटरी सरफेस बनता है तो ओवरऑल हमारे पास रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो कितना ज्यादा होता जा रहा है। क्या हो रहा है, अब ये वाले भी एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक्सचेंज कर रहा है, ये भी एक्सचेंज कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता जा रहा है जब ये छोटे छोटे एल्वुलाई के फॉर्म में आ जाता है। ये भी कुदरत के कारखानों में से एक कुदरत है कि छोटे छोटे क्या है, पूरे फेफड़े में आप देखो, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि पूरे फेफड़े में जो हमारे लंग्स के अंदर तकरीबन 650 टू 700 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। कितने होते हैं, तकरीबन 700 मिलियन एल्वोलाई। मिलियन कोई छोटा रकम नहीं है, इतने एल्वोलाई हमारे लंग्स के अंदर है। अब अगर हर एल्वोलाई आपके रेस्पिरेटरी सरफेस है तो ये तकरीबन कितना सरफेस एरिया बनता है, याद रखना 50 से 70 मीटर स्क्वायर। क्या है, 50 से मीटर 70 मीटर स्क्वायर। 50 में मैं गिन रहता हूं तो 50 मीटर कितना होता है, ये आपका अगर 1 मीटर है तो इस तरह के 50 सीधा उधर और फिर इधर, ये पूरा एरिया, कितने इंसान इसमें आ जाते हैं। अल्लाह ने ये चीज सिर्फ एक लंग्स के अंदर रखी है। सरफेस एरिया जब ये मिली है, या हमारे पास एल्वोलाई का जो हम करते हैं सरफेस एरिया अगर ओवरऑल निकाला जाए तो वो 50 टू 70 मीटर स्क्वायर एरिया बनता है। इतने ज्यादा उसका सरफेस एरिया लार्ज हो जाता है। उसका फायदा क्या होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ही गैसेस की एक्सचेंज भी ज्यादा होगी, उतनी ही गैसेस की एक्सचेंज भी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन भी जल्दी मिल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी निकल रही होगी। क्यों, क्योंकि हमें वैसे भी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, हम एंडोथर्मिक है। हम अपने जो टेम्परेचर वो खुद रेगुलेट करते हैं, हम एंडोथर्मिक है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी वाफर मिकदार में चाहिए। और जो हम अगर एंडोथर्मिक है, मेटाबॉलिज्म हमारे इधर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा CO2 भी ज्यादा बन रहा है, उसको भी जल्दी से निकालना है। तो अगर एरिया ही कम हो तो फिर तो मसले ही मसले हैं। क्यों, क्योंकि वही बात है कि सरफेस एरिया कम है, गैसेस एक्सचेंज कम होंगे। लेकिन एल्वोलाई के फॉर्म में आने के बाद क्या है, हमारा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 50 टू 70 मीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना होता है, 50 टू 70 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये बात भी होप्स हो कि समझ आए कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। किसके लिए, किसके लिए होना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया, गैसेस एक्सचेंज के लिए। रेस्पिरेटरी सरफेस की एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को हमारे एल्वोलाई कितने मजे से जो है ना फुलफिल कर रहे हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को। आखिर क्या है, गुड वेंटिलेशन। गुड वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, हवादार हो, ब्रीथिंग सिस्टम उसका सही हो, हवा गैसेस उसको सही से मिल रही है। वेंटिलेशन का मतलब यही होता है हवादार जगह जहां पे गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, इसी वेंटिलेशन से वेंटिलेटर निकला है, जो आपको मसनूई जो सांस दिया जाता है तो वो वेंटिलेटर हो जाता है। तो वेंटिलेशन सिस्टम गुड है। हम नाक से सांस लेते हैं, सारे वो सांस प्रेशर, जो ऑक्सीजन प्रेशर, CO2 प्रेशर, वो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का टॉपिक है, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो वो सारा सीन जो है, यहाँ पे O2 भी इजीली मिल रहा है, CO2 भी इजीली निकल रहा है। तो वेंटिलेशन सिस्टम भी हमारा गुड है। अब गुड वेंटिलेशन सिस्टम क्यों रखना, क्योंकि याद रखना गैसेस जब है ना, गैसेस यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन हो रही है। क्या हो रही है, अगर केमिस्ट्री का टॉपिक हम यहाँ पे इन्वॉल्व करें तो बेसिकली एक्सचेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे गैसेस डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूजन हो रही है। गैस डिफ्यूज करके एक सरफेस से, उधर से गैसेस डिफ्यूज करके दूसरे सरफेस में, दूसरे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो अगर इस डिफ्यूजन को हम थोड़ा सा समझते हैं, इस डिफ्यूजन को क्या करते हैं थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, तो उसके लिए बिलफर्ज एक सरफेस है, यहां पे बहुत सारी गैसेस हैं, यहां पे क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो अब ये जो गैसेस हैं ये इस सरफेस के इधर डिफ्यूज करेंगी। क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगी। तो सिंपल रूल है कि भाई जहां पे अगर यहां पे गैसेस बहुत ज्यादा हैं,
यहाँ पे गैसेस वो वाली बहुत कम है, बिलफर्ज यहाँ पे CO2 जमा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल CO2 है ही नहीं, तो ये CO2 जो नेचुरल टेंडेंसी है कि ये इस तरफ जाएगा, क्या जाएगा, हायर डिफरेंस से नीचे है, हमारे पास लोअर डिफरेंस की तरफ जाएगा। यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा है, हायर पोटेंशियल, यहाँ पे CO2 बहुत कम है, लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर की तरफ नेचुरल है, जहां पे पानी ज्यादा होगा वो जहां पे पानी कम है उसकी तरफ जाएगा। गैसेस के भी यही सीन होता है, क्योंकि गैसेस और पानी दोनों फ्लूइड है, क्या हमारे पास है, फ्लूइड है, तो यहां से CO2, ये ग्रेडियंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ग्रेडियंट, यहाँ पे CO2 अगर ज्यादा है तो वो इस सरफेस को क्रॉस करके इधर जाएगा। फिर अगर यहाँ पे O2 ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, O2 ज्यादा है, तो वो इसको क्रॉस करके इस तरफ आएगा। अब बिलफर्ज ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर CO2 ज्यादा होता है, वो CO2, अब यहाँ पे CO2 कम है, हमारे हवा में जो है CO2 कम है एज कंपेयर टू हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में CO2 जमा हो रही है, हवा में तो फैल जाती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड वेसल है उसके अंदर CO2 कम है, ज्यादा है, जबकि इस वाले एनवायरनमेंट में CO2 कम है, तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर जाएगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड वेसल्स, तो वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन रहा है कि एक चीज यहां पे ज्यादा है वहां पे कम है, उधर ट्रांसफर हो रही है, एक चीज वहां पे ज्यादा है ल्यूमन के अंदर ब्लड वेसल्स में कम है, वो इधर डिफ्यूज हो रही है। ये जो ग्रेडियंट है, ये जो ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, ये जो डिफरेंस है ये जितना ज्यादा होगा उतने ही अच्छे तरीके से हमारे पास क्या होगी, उतना ही अच्छे तरीके से डिफ्यूजन होगी, उतने ही अच्छे तरीके से गैसेस एक्सचेंज होंगे, वहां पे क्या होंगे, गैसेस एक्सचेंज होंगे, उतनी जहां जितना हमारे पास ये ग्रेडियंट जो है ये ज्यादा होगा, या ये हमारे पास स्टीप होगा। स्टीप का मतलब क्या है कि ज्यादा ग्रेडियंट है, स्टीप का मतलब ये एक तरफ बहुत ज्यादा है, ये ऐसे एक तरफ जो है वो बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली यहां की गैसेस वहां पे शिफ्ट होंगी, वहां की गैसेस वहां पे शिफ्ट होंगी। और सेम सीन, यही सीन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल फिनोमिना के थ्रू डिफ्यूज कर जाता है ल्यूमन में, जबकि ल्यूमन में ऑक्सीजन ज्यादा है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है किसमें, कहां पे डिफ्यूज कर जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। तो इस तरीके से प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस अलॉन्ग विद द एग्जांपल ऑफ एल्वुलस स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब हमने एल्वुलस स्ट्रक्चर स्टार्ट ही किया है तो कुछ चीजें यहां पे थोड़ी और बता दी जाए। जो टाइप 2 हमारे पास क्या है, जो टाइप 2 हमारे पास सेल्स हैं, कौन से, निमोसाइट्स टाइप 2, निमोसाइट्स टाइप 2, जो टाइप 2 सेल्स हैं ये हमने कहा था कि ये हमारे पास इस मेम्ब्रेन के ऊपर इसके साथ अटैच हुए। अब इन टाइप 2 सेल्स के दो काम होते हैं, याद रखना। पहला काम, ये जो हमारे पास टाइप 1 सेल्स हैं, अगर ये डैमेज हो जाए तो ये खुद को दोबारा बना नहीं सकते, ये क्या हमारे पास रेप्लिकेटिव नहीं है। जो टाइप 1 सेल्स हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, एक बार बन जाए फिर उसने अपना काम करना है, खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो बिलफर्ज अगर कोई टॉक्सिन, कोई जहर, कोई बीमारी वो इस सेल्स को, टाइप 1 के सेल्स को डैमेज कर देती हैं, वो अनएबल टू रिस्पायर कर जाते हैं, गैसेज एक्सचेंज जो है नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि जो टाइप 2 सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर बढ़ा देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप 1 में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइप 1 में। तो एक फंक्शन क्या आया कि जब टाइप 1 सेल डैमेज होते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये सेल्स प्रोलिफरेट कर जाते हैं, नंबर में ज्यादा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है इसी इलोंगेटेड टाइप 1 सेल्स में। एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे पास सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कौन सा वाले, टाइप 2, ये जो टाइप 2 सेल्स है इनके अंदर स्पेशल हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे से, जो कि कोई चीज सीक्रेट करते हैं। इसको ये सीक्रेटिंग बॉडीज हैं जिसको हम बोलते हैं लैमिलर बॉडीज। क्या बोलते हैं, लैमिलर बॉडीज। तो वो जो लैमिलर बॉडीज हैं किसमें, टाइप 2 सेल्स में। ये लैमिलर बॉडीज इस एल्वुलाई का जो हमारे पास मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और यहां पे एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी
सर्फेक्टेंट। तो ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फैटी सब्सटेंस है, जिसपे अलग से हमारे पास इंशाल्लाह लेक्चर होने वाला है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट पे। इतना अभी बता दूं कि ये आपके सरफेस टेंशन से इसका काम है। इसका काम किस चीज से रिलेटेड है? सरफेस टेंशन से इससे रिलेटेड काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारे अंदर, हमारे एल्वोलाई के अंदर, जो कि बेसिकली लैमिलर बॉडीज जब मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं तो ये वाला सब्सटेंस जो है सर्फेक्टेंट वो रिलीज होता है। और वो पार्ट किसके हैं? निमोसाइट्स टाइप 2 के। तो निमोसाइट टाइप 2 के दो फंक्शन निकल आए, एक हमारा प्रोलिफरेशन एंड कंपनसेशन विद टाइप 1, और दूसरी क्या है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की रिलीज करना। ये दो बात। इसके अलावा एक और टाइप के सेल्स होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक और टाइप के सेल्स होते हैं, वो भी थोड़े से बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। और वो टाइप सेल्स वो सिर्फ एल्वोलाई में नहीं होते, वो एल्वोलर डक्ट में भी होंगे, ब्रोंक्यूल्स में भी होंगे, ब्रोंकाई में भी होंगे। वो सेल्स हर जगह आपको फिर रहे होंगे, इस ल्यूमेन के अंदर आपको फिरते हुए नजर आएंगे। उन सेल्स को मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं। इस तरह के बड़े हरामी से सेल्स होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं डस्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स। या इसका एक और नाम है एल्वुलर मैक्रोफेजेस। क्या है? एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस से नाम ही पता चल गया कि इसका काम थोड़ा इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो पता चल, दो नाम है, डस्ट सेल्स भी कह देते हैं इसको, एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी कह देते हैं। फंक्शन इनका क्या है? ये मोबाइल स्कैवेंजर्स हैं। ये क्या हमारे पास? मोबाइल स्कैवेंजर्स। मोबाइल स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है? मूविंग बॉडीज हैं ये, मतलब इसे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव कर रहे होते हैं। काम इनका क्या है कि अगर हमारे नेजल कैविटी से कोई बैक्टीरिया भाग के आ गया, कोई हमारे पास फॉरेन पार्टिकल भाग के आ गया, कोई कार्बन पार्टिकल, मतलब ये धुएं के अंदर कार्बन पार्टिकल होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो वो कभी कभी स्किप कर जाते हैं नेजल कैविटी को। तो अगर वो कोई भाग के आ गया, कोई और वायरस भाग के आ गया, कोई और चीज जो फॉरेन पार्टिकल भाग के आ गई, तो वो अगर यहीं पे फिर रही होगी, तो ये मोबाइल स्कैवेंजर जो है, जो डस्ट सेल्स हैं, ये उनको पकड़ के क्या कर लेते हैं? उनको इनगल्फ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं उनको। या फिर अगर कोई इंजरी हो गई है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और कोई ब्लड सेल्स जो है, जो फालतू के सेल्स हो जाते हैं, ब्लड सेल्स कह रहा हूं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो जो फालतू सेल्स हैं, उनको भी ये लोग खा जाते हैं। तो इनका काम असल में यहां पर भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है कि कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह अगर आ जाए तो वो हमारे लंग्स को इफेक्ट ना करे। तो वो कौन से सेल्स होते हैं? डस्ट सेल्स, या जिसको एल्वुलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं, या जिसका काम क्या है? मोबाइल स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब क्या? कचरा खाने वाली कोई चीज जो है उसको स्कैवेंजर बोलते हैं। तो ये भी मोबाइल स्कैवेंजर, चलते फिरते आप लोगों के मोबाइल स्कैवेंजर्स हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करके खत्म कर देंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सरफेस प्रॉपर्टीज। होप सो कि आपको रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज जो है वो समझ आ गई है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलस, क्योंकि एल्वुलस के स्ट्रक्चर के बगैर रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो होप सो के अभी याद करने के लिए आपको वही प्रॉपर्टीज हैं, परमिएबल हो, थिन हो, मॉइस्ट हो, उसके बाद गुड ब्लड सप्लाई हो, वेंटिलेशन सिस्टम ठीक हो, और उसके बाद लार्ज सरफेस एरिया हो। प्रॉपर्टीज यही है जो आपने याद रखनी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इनकी अफादियत क्या है, फायदा क्या है, तो तुम लोगों को बताने के लिए काफी सारा मवाद हो। फिर अलॉन्ग मतलब एक बोनस के तौर पर एल्वुलर स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को समझा लिया, क्योंकि अगर ये एल्वुलर स्ट्रक्चर ये नहीं है कि तुम लोगों का फालतू जाएगा, आगे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रीथिंग के हवाले से या अगर बीमारियों के हवाले से, खासतौर पर निमोनिया इस तरह की बीमारियों, तो उस पर फिर एल्वुलस का स्ट्रक्चर जब याद होता है तो फिर इन चीजों मतलब वो बीमारी को समझना आगे, ब्रीथिंग सिस्टम को समझना आगे, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना ईजी हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट लेना ईजी हो जाता है। तो काफी देर हो गई, लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो होप सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाजत दो, अपनी दुआ में याद रखो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।